अस्सलाम वालेकुम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये वो ड्रग्स हैं जो कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम की जो एंट्री है इंट्रासेलुलरली वो रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में मेनली जो हम बातें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म के बाद हम देखेंगे कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, कि हाइपरटेंशन के अलावा ये किन डिजीज़ के अगेंस्ट जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट ख़ास तौर पे क्लिनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि एक तो इसकी नर्सिंग गाइडलाइंस क्या हैं कि किस तरह से हमने एडमिनिस्टर करनी है, दूसरा हमारे पास जो है वो पेशेंट काउंसलिंग है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट काउंसलिंग किस तरह से करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, ये आपको याद रखना है कि हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उसको मेनली डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में। एक होते हैं डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स और दूसरे होते हैं नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स। अब ये जो नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स हैं इसको हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास इसमें आ जाते हैं डाई फिनाइल अल्काइल अमाइंस, डाईफिनाइल अल्काइल अमाइंस, और दूसरा जो है हमारे पास नॉन हाइड्रो डाईपाइरिडीन्स, इसके अंदर आ जाते हैं बेंजोथायाजिपिन्स। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नॉन हाइड्रोपाइरिडीन्स। और जो डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स हैं इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन है और कुछ जो है वो सेकंड जनरेशन है। अब अगर इसके अंदर हम ड्रग्स की बात करें तो हमारे पास जो डाईफिनाइल अल्काइल अमाइंस हैं इसके अंदर एक ही ड्रग है विरापामिल, और जो बेंजोथाइजिपिन है इसके अंदर भी एक ही ड्रग है डिल्टियाजिम। और जो डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स हैं इसको हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में। तो इसमें आपने याद रखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो है निफेडिपिन, और इन ड्रग्स को जो है डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स को याद रखने का बहुत आसान काम ये है कि इसके अंदर आपने देखना है हर वो ड्रग जिसके एंड पे पीन आता है, ये सारी ड्रग जो है ये डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें जो ड्रग्स आ जाएंगी वो हमारे पास एम्लोडिपिन है, फेलोडिपिन है। एम्लोडिपिन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है। एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निकार्डिपिन, ये सारी जो है इसमें आ जाएंगी हमारे पास सेकंड जनरेशन में। तो इनमें जितनी भी ड्रग्स आएंगी उनके एंड पे पीन आएगा। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये जितने भी हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये किस तरह से काम करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारी एक ये स्मूथ मसल है। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम जो है ये बेसिकली करता क्या है सेल के साथ, फिर हम उसको देखेंगे कि जब हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो फिर उसके बाद क्या इफेक्ट आएगा। तो होता यह है कि ये हमारे पास एक स्मूथ मसल है, इसके ऊपर एक चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल। ये बेसिकली क्या है, कैल्शियम चैनल है। अब होता यह है कि जब कैल्शियम जो है इसके अंदर एंटर होता है, इंट्रासेलुलरली जाएगी कैल्शियम, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है उसकी एक्टिवेशन करेगा। एक्टिवेशन ऑफ, ये आप अपने नोट्स बना सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज। इसके बाद क्या होगा, जब लाइट चेन काइनेज जो है एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, लाइट चेन मायोसिन की फॉस्फोरिलेशन होगी, तो फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। फॉस्फोरिलेशन के बाद क्या होगा, हमारे पास जो एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएगी, एक्टिन और मायोसिन की क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएगी। और एक्टिन और मायोसिन की जब क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब देखें, हुआ ये कि हमारे पास क्या था, कैल्शियम जो था वो सेल के अंदर गया, किसके थ्रू, कैल्शियम चैनल के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हुआ, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन हुई, एक्टिन मायोसिन का जो है वो क्रॉस ब्रिजिंग हुई, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, या हम कह सकते हैं कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
तो ये बेसिकली कब हो रहा है, जब हमारा कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है। अब देखें, अब जरूरी चीज ये है कि जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे तो उसने क्या करना है, इस कैल्शियम चैनल को जो है ब्लॉक कर देना है। जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी सेल के अंदर। जब एंट्री नहीं होगी तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी। जब ये नहीं होगी तो वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो इस वजह से जब भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स देंगे, कोई भी ड्रग देंगे, तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी, और वेजोडाइलेशन होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली किसके ऊपर आ रहा है, हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर। हमने ये याद रखना है कि जो हमारे मसल्स हैं, चाहे वो स्मूथ मसल्स हैं चाहे कार्डियक मसल्स हैं, दोनों के ऊपर ये काम हो रहा होगा। लेकिन डिफरेंट क्या होगा इसके अंदर, अब स्मूथ मसल्स के ऊपर ये काम हो रहा है, लेकिन अगर हम हार्ट के मसल पे चले जाएं, मायोकार्डियम पे चले जाएं, तो उसमें क्या होगा, अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा हार्ट है, तो उसके अंदर जब मेम्ब्रेन के अंदर जो कैल्शियम चैनल है जो ओपन होंगे, तो कैल्शियम क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा। जब सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वहां पे जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो भी रिलीज होने लग जाएगी। अब स्टोर्ड कैल्शियम जब रिलीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेलुलरली कैल्शियम के लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे आएंगे, जैसे एवी कंडक्शन वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, हमारे पास जो ऐसे नोड से पेस मेकर का रेट है, पेस मेकर वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे काम होंगे जब कैल्शियम जो है वो हार्ट के अंदर जो है ज्यादा कंसंट्रेशन में जाएगा। तो कब, जब अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देंगे तो ये चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, स्टोर्ड कैल्शियम जो है वहां से फ्री कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऐसे नोड से पेस मेकर रेट कम हो जाएगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये मेजर जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, तो आपने स्मूथ मसल्स और मायोकार्डियम दोनों के ऊपर इसके जो इफेक्ट्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो आपने दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने मेनली मैकेनिज्म जो उसका परफॉर्म किया है, उसमें उसने बेसिकली जो जो काम किए हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, कैल्शियम जो है उसकी एंट्री को ब्लॉक किया है। अब एंट्री कहाँ पे ब्लॉक हुई है, स्मूथ मसल्स, वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे भी और मायोकार्डियल सेल्स के ऊपर भी। तो स्मूथ मसल्स और मायोकार्डियम दोनों के ऊपर जो है कैल्शियम की एंट्री जो है वो कम की है। अब उसकी वजह से क्या होगा, आर्टीरियोल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी, आर्टीरियोल्स डायलेट होंगी, और इसके बाद क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने के अलावा और क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है ये भी कम हो जाएगी। तो ये मेनली जो है इफेक्ट आएंगे जब भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, कोरोनरी ब्लड वेसल जो हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल जो हैं ये भी डायलेट हो जाएंगी। अब कोरोनरी ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट की तरफ वो इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट की इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जो फायरिंग और कंडक्शन रेट है एसए नोड और एवी नोड से, फायरिंग और कंडक्शन ये दोनों क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारा जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या कॉन्ट्रैक्शंस हैं हार्ट की वो कम हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इनके जो इफेक्ट्स हैं वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक हैं, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हैं और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक हैं, क्योंकि ये जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसको भी कम कर रही है। तो ये मेनली आपने पॉइंट्स जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं इंडिकेशंस के कौन कौन सी डिजीजेस के अंदर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, हम कार्डियक एरिथमियाज के अंदर देखें, कार्डियक एरिथमियाज में क्या होता है, जो रिदम्स हैं हार्ट की, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। फिर हाइपरटेंशन जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई जब इंक्रीज हो जाती है हमारे हार्ट की तरफ, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है। ऑक्सीजन डिमांड कैसे कम हो रही है, जब भी हमारी आर्टीरियोलर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से आफ्टर लोड कम हो जाता है। आफ्टर लोड जब कम होगा तो हमारे हार्ट का जो ओवरऑल जो वर्कलोड है वो कम होगा, जिसकी वजह से हम एंजाइना की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट में।
इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना में। अब रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है, देखो अक्सर औकात क्या होता है, इंडिविजुअल जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके मोस्टली जो ये टोज हैं या फिंगर टिप्स हैं, वहाँ पे नंबनेस हो जाती है टेम्परेचर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से नंबनेस हो जाना। तो उस नंबनेस को या रेनॉल्ड्स डिजीज को ठीक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मिग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि एक पेशेंट है उसको मिग्रेन के चांसेस हैं, तो हम प्रोफाइलेक्टिकली ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली हमारे पास जो है इंडिकेशंस हैं। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा और जो आपके एमसीक्यूज उसके लिए ज़रूरी चीज़ है याद रखना, वो ये है कि हमारी जो ड्रग निमोडिपिन है, निमोडिपिन जो है ये इसका एक पर्टिकुलर या फीचर है या एक इसका इंडिकेशन है कि ये सब अरेकनॉइड हेमरेज में यूज़ होती है, सब अरेकनॉइड हेमरेज। तो इन जितनी भी ड्रग्स हैं ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इनमें आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो ये ड्रग है निमोडिपिन, ये यूज़ होती है सब अरेकनॉइड हेमरेज। और ये सब अरेकनॉइड हेमरेज क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके दरमियान जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सब अरेकनॉइड स्पेसिस होती हैं, वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं निमोडिपिन को। तो ये आपको स्पेसिफिकली जो है याद रखना है। फिर अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें आपने याद रखना है कि जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं हम इनको पर ओरल या आईवी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स में आपने याद रखना है कि जनरली जितनी भी ये ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो वो क्या करेंगे, हेडेक करवाएंगे, डिजीनेस हो जाएगा, इसके अलावा फ्लशिंग ऑफ द स्किन, ये जो है ये जनरल उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। एडिमा हो सकता है, इसके अलावा हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये जो है जनरल इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आएंगे जब भी हम कोई भी इनमें से ड्रग्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम डाईहाइड्रोपायरिडीन्स यूज़ करवा रहे हैं पेशेंट को, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इसके अलावा ये जो ड्रग है ये जिंजीवल हाइपरप्लेजिया करवा सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए वाइवा में पूछा जा सकता है कि जिंजीवल हाइपरप्लेजिया कौन सी ड्रग्स करवाती हैं। अब जिंजीवल हाइपरप्लेजिया जो है किसकी वजह से हो रहा है, डाईहाइड्रोपायरिडीन की वजह से। अब जिंजीवल हाइपरप्लेजिया होता क्या है, ये बेसिकली हमारे जो गम्स हैं टीथ के अराउंड, वहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाना टिश्यू की। तो ओवर ग्रोथ हो सकती है जब भी हम ये ड्रग यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो मेजर साइड इफेक्ट है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन ये आपने याद रखना है ख़ास तौर पे कि जब भी हम विरापामिल यूज़ करेंगे, विरापामिल जो है इसका मेजर साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। तो आपको एग्जाम में वाइवा में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग है जो कि कॉन्स्टिपेशन करती है। तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आंसर है या सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आपका चॉइस है वो होगी विरापामिल के, ये कॉन्स्टिपेशन करवाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखें, जैसे आपको पता है कि हम हर क्लास के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी ड्रग्स किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। तो इसी तरह से जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं अगर वो हो पेशेंट को तो हमने ये ड्रग्स यूज़ नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर किसी का हार्ट ब्लॉक है या हार्ट फेलियर है, इन दोनों कंडीशन में हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करने। दूसरा ये कि अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग ब्रेडिकार्डिया है, अब देखें ब्रेडिकार्डिया है अगर किसी पेशेंट को, और हमें पता है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इन्होंने भी ब्रेडिकार्डिया करवाना है, हार्ट की एक्टिविटी को कम करना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करना है। तो अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग ब्रेडिकार्डिया है तो हम उसमें ये ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को हिपैटिक फेलियर है या उसको कोई रीनल डिजीज़ है, तो उस केस में हमने इसको बड़े कॉशियसली यूज़ करना है, कॉशन के साथ इसको हमने यूज़ करवाना है। इसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं इनका एक मेजर जो इंटरेक्शन है, ड्रग इंटरेक्शन है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो डाइजॉक्सिन ले रहा है तो उसको ये नहीं यूज़ करनी। साथ में अगर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसको साथ में ये आपने बताना है कि उसने ग्रेप फ्रूट जूस जो है वो नहीं यूज़ करना। ग्रेप फ्रूट जो है वो
यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ मेजर जो हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं जो आपने ख्याल करना है जब भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स किसी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करने हैं। ओके, ये ख़ास तौर पे जो नर्सिंग कंसंट्रेशंस हैं ये आपने देखनी है जब भी आप किसी पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं, तो आपने कौन सी चीज़ें असेस करनी है और कौन सी चीज़ें मॉनिटर करनी है। तो असेसमेंट में सबसे पहले आपने पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं वो देखने हैं। वाइटल साइंस के बाद आपने जो है ये देखना है कि उसके जो सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, वो क्या है। फिर आपने उसके जो सोडियम पोटेशियम के लेवल्स हैं वो चेक करने हैं। इसके अलावा आपने उसका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है ये चेक करना है। लिवर फंक्शन टेस्ट उसके देखने हैं। इसके अलावा आपने यूरिन का एनालिसिस करवाना है और लास्ट में आपने उसका जो है ईसीजी चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने असेस करनी है प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग दीज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अलावा एंजाइना के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ड्रग को किसी पेशेंट को दे रहे हैं एंजाइना के लिए, तो आपने उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं एंजाइना के उसकी फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी लाजमी देखनी है। फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स आपने लाजमी देखने हैं। ये सारी चीज़ें आपने असेस करनी है। और मोनिटर क्या करना है, जब भी आप ये ड्रग यूज़ कर रहे होंगे इसके अंदर से कोई भी, तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं और इसके अलावा जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है इन ड्रग्स का, इनको आपने लाजमी मॉनिटर करना है जब भी आप किसी पेशेंट को ये ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है पेशेंट काउंसलिंग में आपने कैसे पेशेंट को काउंसिल करना है जब भी आपने उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने। तो सबसे पहले बात यह है कि आपने उसको जो है पर्पस बताना है कि क्यों वो मेडिसिन ये वाली यूज़ कर रहा है, उसको पर्पस ऑफ मेडिकेशन बताना है। उसके बाद आपने उसको सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताना है कि जितनी डोज प्रेस्क्राइब की गई है उतनी ही लेनी है, और जो जब आपने इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करना है तो एब्रप्टली नहीं करना। इसके अलावा होल टेबलेट को उसने स्वेलो करना है, उसको ब्रेक नहीं करना, क्रश नहीं करना। फिर इसके अलावा उसको बताना है कि जब आपने ये ड्रग यूज़ करनी है तो साथ में जो ग्रेप फ्रूट जूस है वो अवॉइड करना है और जो कैफीन का यूज़ है उसको कम कर देना है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसको पेशेंट को जो आपने गाइड करना है वो ये है कि इस ड्रग से हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, और इस वजह से उसको आपने कहना है कि उसने जो पोजीशंस हैं उनको चेंज करना है तो स्लोली चेंज करना, स्लोली चेंज द पोजीशन। क्योंकि जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, तो स्लोली चेंज करे अपनी पोजीशंस को। फिर उसको बताना है कि इन ड्रग से क्या हो सकता है, पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। इस वजह से उसको क्या बताना है कि अपनी जो लेग्स हैं उनको एलिवेट करके रखना है, एलिवेट योर लेग्स। तो ये आपने उसको गाइड करना है। फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है इन ड्रग्स की वजह से, तो आपने उसको बताना है पेशेंट को कि फाइबर्स जो है या फ्रूट्स जो हैं इसका इंटेक जो है वो ज़्यादा करना है। फिर इसके अलावा क्या है, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। इस वजह से उसको बताना है कि डेंटल हाइजीन का उसने ख्याल करना है। तो ये जो है कुछ चीज़ें ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए जो आपने पेशेंट को काउंसिल करना है। इसके अलावा आपने उसको क्या बताना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा आपने उसको बताना है कि उसने हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है ये मॉनिटर करते रहना है साथ साथ। और इसके अलावा उसको आपने कहना है कि आपने जो है आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वाले साइड इफेक्ट्स जो परसिस्टेंटली रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, अगर ये परसिस्टेंटली रह रहे हैं तो आपने मेडिकल अटेंशन जो है वो सीख करनी है। और अगर एंजाइना जो है वो मेडिकेशन के बाद भी रेस्ट से ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपने जो है मेडिकल एडवाइस जो है वो दोबारा से लेनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जब भी आप पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।